जिस तरह आपने देखा है पिछले 2-3 दिन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट आया है। यही हमारी भी रिक्वेस्ट है इस आला अदालत से कि खान साहब की जो पटिशन है 8 फरवरी के रिग्ड इलेक्शन के हवाले से उसको क्लब किया जाए और जो हमारी पटिशन्स हैं उसके साथ सुना जाए, क्योंकि रिज़र्व सीट्स जो हैं वो आइसोलेशन में आप उसके बारे में नहीं पूछ सकते। वो इलेक्शन का सेकंड फेज़ होता है। इलेक्शन का फर्स्ट फेज़ जो था वो जनरल सीट्स कंटेस्ट होती हैं, उसी की परसेंटेज पे आपको रिज़र्व सीट्स एलोकेट होती हैं। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि 8 फरवरी को भी भूल जाएं, उसके बाद 16, 17 और 18 को जो नोटिफिकेशंस इशू हुए थे उनको भी भूल जाएं और अचानक से जो है वो मई के महीने से रिज़र्व सीटों पे बात शुरू कर दें। और ये भी भूल जाएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना कोई सॉलिड फार्मूला बताया है, ना कोई आइन की शिक का हवाला दिया है और ना अपनी वो खुशी बताई है जिसके तहत उन्होंने मिठाई के डब्बों में रख के अपनी मर्ज़ी की वोट को इज़्ज़त दो की बुनियाद पर ये हमारी जो सीटें थी ये अपनी जो फेवरेट किस्म की जमातें उनको बांटी हैं। वो परसेंटेज क्या है, वो जब अंदर सवाल होता है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील की रेस्क्यू के लिए भी आया जाता है, लेकिन फिर वो आगे से ये बयान देते हैं कि बाद में सवाल का जवाब दूंगा। तो इस फोरम से मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको लाजमी देना पड़ेगा अगर कि कोई सवाल है। ऐसे बहुत से सवालात उठाए गए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के पास जिनके जवाब ना हैं और ना होंगे। जैसे कि आज रिकॉर्ड भी मांगा गया है, रिटन रिकॉर्ड, के जो लिस्टें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए लिस्टें जमा कराई गई थी उनका ज़रा रिकॉर्ड लेकर आएँ। तो उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर से लाजमी लिस्टें निकलवा लें, क्योंकि वहाँ तो वो हमें धमकियाँ देते थे और उस दिन हमारी 22 तारीख को भी और 24 को भी हमारी रिज़र्व सीट्स की लिस्टें वो जमा करने से इनकारी थे, जिसकी वजह से हमने इलेक्शन कमिश्नर के पास भी एप्लीकेशन दरख्वास्त जमा कराई, जिसकी वजह से हमने लाहौर हाई कोर्ट में लिटिगेशन में भी गए, हम उनके ख़िलाफ़ केस में भी गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले से इन्होंने तैयारी की हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसको एक न्यूट्रल तरीके से काम करना होता है, उसकी बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बन गया चंद जमातों की। और यही पार्टी बनने वाली जो इनकी हरकतें थी वो थ्रू आउट इलेक्शन हमें नज़र आई। वो हमें आरओज़ के रवैये से नज़र आई, वो हमें आरओ के फॉर्म 47 देने तक पे नज़र आई, जब हमें आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया गया। और ज़्यादा दूर ना जाएं, 21 अप्रैल को एक बाई इलेक्शन हुआ केपी में और एक बाई इलेक्शन हुआ पंजाब में, 10 नशिस्तों पे बाई इलेक्शन हुआ। उसके कुछ 2 दिन के बाद तैमूर मलिक साहब ने मुल्तान में इलेक्शन लड़ा। आपने सब ने वो जो मनाजिर थे वो देखे, ऐसे लग रहा था कि आम आवाम की जगह पुलिस इलेक्शन लड़ रही है या उम्मीदवार भी पुलिस ही है, क्योंकि आरओ ऑफिस के बाहर से लेकर और बाकी हर जगह पे हमें पुलिस ही नज़र आ रही थी। मेरा इलेक्शन भी सारा वैसे पुलिस ने और कुछ और लोगों ने लड़ा है, और वो भावलपुर और भावलनगर वाली साइड पे कौन से लोग हैं वो आपको सबको अंदाज़ा हो गया होगा। भावलनगर का वाक़या कोई ढका छुपा नहीं है, सबको ही मालूम है, वहाँ इसी किस्म का इलेक्शन लड़ा गया। तो अब मज़ीद अवाम की बददुआएं ना समेटें, पुलिस को भी मैं कहूँगी बस कर दें। आपको इलेक्शन कमीशन की आलाकारी करने का सिर्फ 8 फरवरी को कहा गया था, आप तो पक्का ही उनके सहूलतकार बन बैठे हैं। कोई अवाम पे भी तवज्जो दें, अपने ओथ के साथ भी कोई जस्टिफिकेशन करें। जो आपने अवाम की खिदमत, उनके माल और इज़्ज़त की हिफाजत की कस्में खाई थी, फिर ये वर्दियाँ अपने सीनों पे सजाई थी, थोड़ा सा उस तरफ भी कोई तवज्जो। तो आप ये किराए पे गुंडागर्दी बंद कर दें, मेहरबानी होगी, अवाम का बेड़ा गर्क और मत करें। साथ साथ जो अभी महंगाई की बात हुई मैं उस पर ज़रूर कहूँगी, जब रिग्ड इलेक्शन होते हैं, जब अवाम के असल नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं आते, तो फिर इसी किस्म के बजट आते हैं। और बिलावल साहब से मुखातिब होकर पूछना चाहती हूँ, वो PTIMF कहाँ गया जी? PTI को तो आपने बड़ी मेहनत करके हटा लिया है, IMF को तो आप हटा ना सके, बल्कि उल्टा उनके आप हाथ पाँव जाके जोड़ते हैं। और बाकी मरियम साहिबा की मैं तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था। उन्होंने पहले ही आवाम को बता दिया था कि स्त्रियाँ नहीं चलेंगी तो फ्राइंग पैन इस्तेमाल करें। आपको समझने में प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने आपको तरीके बता दिए थे
कि आइंदा से इस्त्री नहीं चलेगी, क्योंकि इस्त्री जो बिजली से या गैस से चलती है वो तो अब नहीं चल सकती। तो चूल्हा जलाएं। और वो मेरा ख्याल है अगर मैडम हमें असेंबली के बाहर या कहीं वो फ्राइंग पैन से जिस तरह इस्त्री करती थी, या और भी कुछ ऐसे कमालात हैं बिजली बचाने के खसूसी तरीक़ेकार हैं, तो वो भी बताएं हमें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इसरार और रमूज़ थे बातों में, जो पोशीदा राज थे, वो हमें सारे खुल के समझ आ रहे हैं। पहला बिजली का बिल आया तो 14 तबक रोशन हो गए, सब बातें समझ आनी शुरू हो गई हैं। इनकी पिछले 30 साल की सारे फार्मूले पॉलिसियाँ अच्छी तरह समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह अगला बिजली का और गैस का बिल आएगा तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि अवाम को और क्या क्या खुल के समझ आता है। हमें कायदे आज़म के 14 नकात इतने आसानी से समझ नहीं आए जितने इनके बिजली के बिल भेजने के बाद वो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने की समझ आ गई है। क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकल है। अब 16 रुपए वाली रोटी जो है वो भी अच्छी तरह समझ आनी शुरू हो गई है। मुझे तो लगता है कि अब वो जो इन्होंने सारे बंद कराए थे, कोई भूखा ना सोए की स्कीम बंद कराई थी, वो मैडम ने क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रीवैम्प करके नई पैकेजिंग के साथ अपने पोस्टर्स बैनर्स के साथ शुरू कर दी। जैसे वो अभी सेहत का एक वो कारवाने सेहत हुआ करता था जो पिछली हुकूमत में उस्मान बुज़दार ने शुरू करवाया था, उसको अब इन्होंने मोबाइल जो मेडिसिन के नाम से या मेडिकल कैंप्स के नाम से शुरू किया है। तो बीबी की तस्वीरें बड़ी बड़ी बनती हैं, बड़े बड़े कैंप्स, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं और रीपैकेजिंग हो जाती हैं। तो कोई भूखा ना सोए पे भी मेहरबानी करें, क्योंकि ना बिजली का बिल दे सकती है आवाम, ना गैस का बिल दे सकती है, ना बच्चों को आप पढ़ा सकती है, ना सुबह बच्चे स्कूल जा सकते हैं क्योंकि किताबें नहीं, जो जा सकते हैं वो भूखे जाते हैं क्योंकि गैस नहीं। तो फिर कुछ और ही कर दें। फिर सारी आवाम को अगर खैराती बनाना है, जो एक एक रोटी के लिए तरस रही है, उसके लिए फिर कम से कम कोई 16 रुपए वाली स्कीम ही शुरू कर दें। वापस आते हैं केस की तरफ। मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है काजी फाइज ईसा साहब से कि सारे केसेस को, इलेक्शन के केसेस को क्लब करें। फिर आप इस रिज़र्व सीट्स की जो मेरिट पे डिस्कशन है और डिसीजन है वो लेकर आएँ। हमारी तमाम जजेस से एक रिक्वेस्ट है तमाम ख़वातीन की कि बराए मेहरबानी बग़ैर किसी प्रेशर के मेरिट्स पर डिस्कशन करें। ये केस सिर्फ़ और सिर्फ रिज़र्व सीट्स का नहीं है, ये केस आइन की जो पासदारी है या आइन की स्पिरिट का है। उसके बाद ये केस जमहूरियत को बचाने का केस है। ये जमहूरियत की और आइन की डायरेक्शन को सेट करेगा, क्योंकि रिज़र्व सीट की इलेक्ट हुई हुई एक MNA का भी उतना ही वोट और राइट्स होते हैं और रोल होता है असेंबली में जितना कि एक जनरल सीट पे जीत कर आए हुए, दोनों का इक्वल वोट होता है। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि इन सीटों को रेवड़ियों की तरह अपनी मनपसंद जगहों पे बांट दें, और उनको अगर 16-17 सीटें मिली हैं तो आप 10-20 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से ही जेब में से निकाल के दे दें। जो बाकियों से फॉर्म 47 की बुनियाद पे खींची हैं वो कमी कोताही जो रह गई थी वो रिज़र्व सीटों से पूरी की जाए। तो ये नहीं चलेगा, ना ये अवाम ये बर्दाश्त करेगी। ये भूख भी बर्दाश्त कर रही है, ये गैस के जो न्यूक्लियर बम की सूरत में बिल आ रहे हैं और बिजली के आ रहे हैं वो भी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये इस्तेहसाल और वोट की सैंक्टिटी का जो बेड़ा गर्क किया गया, इसको ये बर्दाश्त कौम नहीं करेगी, और ना ये ख़वातीन बर्दाश्त करेंगी जिनके हक पे डाका डाला गया है। तो मेरिट्स पे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होने का सबूत देगा, वो सिलेक्शन कमीशन नहीं बनेगा। और जो जो उनसे डिटेल्स मांगी गई हैं, जो जो रिकॉर्ड मांगा गया है वो लेकर आएगा, अगर तो उनके पास मौजूद है। थैंक यू जी।